तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो के साथ मैं आपके लिए एक और सेट लेकर आया हूँ जिसका नाम है सेट 4। इससे पहले वीडियोस में मैं सेट 1, सेट 2, सेट 4 करवा चुका हूँ, जिसमें क्या है ना, हम हर सेट में 25-25 क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, चैप्टर वाइज कर रहे हैं। और ये अभी अपना परसेंटेज चैप्टर चल रहा है जो कि पहला चैप्टर है। तो ये अपना सेट 4 है जिसमें अगले 25 क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब अगर मैं कहूँ तो ये 75 क्वेश्चन हम इससे पहले कर चुके हैं। अब ये आगे के जो कि 76 से 100 क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे अपने सेट 4 में। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने सेट 4 को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको बता दूं, इस क्लास की पीडीएफ चाहिए ना, तो वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल भोलू मैथ्स पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। तो वहाँ से भी जाके डायरेक्टली आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो आओ आगे चलते हैं। इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इन एन एग्जामिनेशन 45% ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड आर बॉयज। ठीक है, मतलब टोटल एग्जाम में जितने बच्चे भी अपीयर्ड होते हैं ना, उसमें से 45% क्या है, 45% अपने बॉयज़ हैं, एंड रेस्ट आर गर्ल्स। भाई देखो, यहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो बता रखा है कि टोटल एग्जामिनेशन में बॉयज़ अगर इतने बैठते हैं तो गर्ल्स कितने बैठते हैं। देखो, 45% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 9/20, क्योंकि 1/20 5%। जब मैं उसकी 9 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 45%। इसका मतलब 20 में से 9 क्या है, अपने बॉयज़ हैं, तो बाकी के रेस्ट मतलब 11 क्या होंगी, अपनी गर्ल्स होंगी। If 60% boys and 70% of the girls are passed, then what is the percentage of students who failed? देखो, percentage of students who failed बोल रखा है, तो हम डायरेक्टली failed पे अटैक करते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले देखो डाटा क्या दे रखा है, 60% बॉयज़ और 70% गर्ल्स अपनी पास हैं। अगर 60% बॉयज़ पास होंगे तो 40% गर्ल्स फेल होंगी। और अगर यहाँ पे, हाँ, 40% बॉयज़ फेल होंगे, और अगर 70% गर्ल्स अगर पास हैं तो 30% गर्ल्स फेल होंगी। यही तो दे रखा है। देखो, अगर आपको नहीं पता ना ये कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ये मैंने किस तरीके से यहाँ पे डाटा रिप्रेजेंट किया है, तो इससे पहले मैंने परसेंटेज पूरा चैप्टर पढ़ाया 15 क्लास में, एकदम जीरो से लेके हीरो तक पढ़ाया मैंने, एकदम स्क्रैच से स्टार्ट किया है ना। इवन यहाँ तक बता रखा है कि 1 का मतलब 100% होता है, 1/2 का मतलब 50% होता है। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया है और एकदम इलेक्शन एंड कमीशन तक हम यहाँ पे उठाते उठाते गए हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप वो देख लो, तभी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएगा। और ये जितने भी मैं यहाँ पे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, एकदम एकदम बेस्ट अप्रोचेस के साथ करवाऊंगा, जो कि आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। इसी तरीके से आप फास्ट मेथड से आप कर पाओगे, तो आपका आंसर एकदम 2 सेकेंड तो बहुत कम हो गया, मतलब 10 से 15 सेकेंड के अंदर आपका आंसर आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे बॉयज़ 9 है, 11 गर्ल्स है अपनी, और अगर बॉयज़ 60% पास है तो 40% बॉयज़ क्या हैं, फेल। और अगर 70% गर्ल्स पास है तो 30% अपनी गर्ल्स क्या होंगी, फेल होंगी। क्योंकि हमें फेल पूछा है तो हम डायरेक्टली यहाँ पे फेल का डाटा निकाल रहे हैं। अब यहाँ पे वेटेज एवरेज से हो सकता है, वेटेज एवरेज मैंने सिखाया भी है। वेटेज एवरेज क्या कहता है, अगर जब भी आपको इस तरीके से डाटा दिया रहे, है ना, तो आप एक तो देखो स्टेप डेविएशन होता है, लेकिन वो सारे अलग अलग मेथड होते हैं। ओवरऑल परसेंटेज, एक्चुअली हमें यहाँ पे ओवरऑल परसेंटेज ही तो फाइंड करना है, तो उसके 2-3 मेथड होते हैं, वेटेड एवरेज हो गया, स्टेप डेविएशन हो गए, और भी मेथड होते हैं जो मैंने वहाँ पे करवाए हैं अपने पूरे, वहाँ पे जहाँ पे मैंने पूरा परसेंटेज चैप्टर पढ़ाया है। तो ये एक अपने आप में एक टाइप है ये। देन व्हाट इज़ द परसेंट ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड, मतलब ओवरऑल परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स बताना है जो फेल हो गए। तो देखो, वेटेज एवरेज में क्या करते हैं, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों का सम को इस रेशो के सम से डिवाइड कर देते हैं। जैसे 9 4 जा 360, और यहाँ पे 330 हो गया। अब 11 9 20, ये 11 9 20 दोनों को प्लस करके मैं दोनों को डिवाइड कर दूंगा, दोनों के सम से, इस रेशो के सम से डिवाइड कर दूंगा। देखो, जीरो से जीरो तो कट जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि टोटल में इसका सम करूँ फिर उसको 20 से डिवाइड करूँ, नहीं, इस 20 का एक्चुअली यही मतलब होता है कि मैं दोनों को अलग अलग डिवाइड कर रहा हूँ। तो जीरो से जीरो तो अपना दोनों का चल गया, 2 से एक बार इसको डिवाइड कर दो 18, फिर प्लस 2 से इसको एक बार डिवाइड कर दो 16.5, तो 18 16 34, और ये 34.5। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी, 34.5% अपने टोटल स्टूडेंट्स क्या है, फेल्ड है। आओ अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है अपना, द प्राइस ऑफ शुगर हैज इंक्रीज बाई 18%, बाई वॉट परसेंट कैन अ पर्सन डिक्रीज द कंजम्पशन सो दैट देयर इज नो चेंज इन एक्सपेंडिचर। पहले तो आप समझो एक्सपेंडिचर, प्राइस, कंजम्पशन क्या होता है, एकदम बेसिक से बता रहा हूँ मैं। भले ही मॉक टेस्ट सॉल्व करवा रहा हूँ, भले ही पीवाईक्यू सॉल्व करवा रहा हूँ, लेकिन उसमें भी मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि जिसकी प्रैक्टिस इतनी नहीं हुई है, बिगनर बच्चा भी इसको एकदम आसानी से समझ जाएगा। पहले आप समझो एक्सपेंडिचर, खर्चा। खर्चा क्या होता है, आपने कितना कंजम्पशन किया, और जितना कंजम्पशन किया उसका प्राइस कितना है, तो प्राइस गुना कंजम्पशन अपना एक्सपेंडिचर होता है। अब एक बात यहाँ पे समझ जाओ, न्यूटन का चौथा लॉ है, अगर यहाँ पे एक्सपेंडिचर को आपको सेम ही रखना है,
अगर आपको एक्सपेंडिचर को सेम रखना है, अगर आप प्राइस जिस रेशो में बढ़ा रहे हो उसी रेशो में आपको कंजम्पशन कम करना पड़ेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैं 40 रुपये किलो चावल खाता हूँ और 40 रुपये किलो वाला चावल खाता हूँ, और कितने किलो खाता हूँ मैं, 20 किलो चावल हर महीने खाता हूँ, ठीक है। तो 40 दूनी 800 हो जाएगा, ये 40 भी, हाँ 40 की जब मैं 20 से मल्टीप्लाई करूँगा 800 हो जाएगा। इसका मतलब मेरा एक्सपेंडिचर पहले महीने कितना आया, 800 ही आया। अब मैं दूसरे महीने भी 800 ही चाहता हूँ कि मैं 800 ही लेके गया दुकान पे, मैं चाहता हूँ कि 800 का ही चावल खरीदूंगा, भले ही वो चावल अब 40 का 80 रुपये हो गया। भाई चावल देखो डबल रेट हो गया, 40 का 80 हो गया। अब मैं 800 ही लेके गया हूँ, 80 रुपये किलो चावल, 800 रुपये में कितना मिलेगा, 10 किलो चावल मिलेगा। तो यहाँ से एक बात ये समझने वाली है, देखो मैंने क्या बताया था, जब आपका एक्सपेंडिचर यहाँ पर भी सेम है यहाँ पर भी सेम है, तो प्राइस जिस रेशो में चेंज होगा ना, उसी रेशो में अपना कंजम्पशन चेंज होगा। देखो यहाँ पे प्राइस में क्या रेशो चेंज हुआ है, 40 से कम 40, 40 दूनी 80, 1 से 2 हो गया। तो यहाँ पे कंजम्पशन देखो पहले 2 था, अब वो 1 हो गया। भाई 10 से कम 10, 10 दूनी 20, तो 2 से 1 हो गया। इसका मतलब अगर मेरा प्राइस 50% बढ़ गया, 50% नहीं, यहाँ 1 से 2 हो गया, इसका मतलब 100% बढ़ गया। 100% अगर मेरा प्राइस बढ़ गया तो कंजम्पशन यहाँ पे 2 से 1 हो गया। 2 से 1 मतलब 1 घट गया इसमें से। इसको ऐसे समझो, ये अभी परसेंटेज रहने दो। जैसे यहाँ पे प्राइस क्या है, प्राइस 1 से 2 हो गया तो कंजम्पशन अपना 2 से 1 हो गया। मतलब जिस रेशो में अपना प्राइस बढ़ेगा उसी रेशो में अपना कंजम्पशन कम होगा, या फिर जिस रेशो में कंजम्पशन अपना बढ़ेगा उसी रेशो में प्राइस कम होगा, अगर हमारा एक्सपेंडिचर सेम होगा तो। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है जो मैं आपको यहाँ पे समझा रहा था। लेकिन अब क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि इस कंसेप्ट में आखिर मैं क्या समझाना चाहता हूँ। तो इस क्वेश्चन में देखो, ये मैं क्यों यहाँ पे इतना समझाया, क्योंकि इससे रिलेटेड आगे भी क्वेश्चन दे रखे हैं मैंने, तो वहाँ पे मैं ये कंसेप्ट नहीं समझाऊंगा, इसलिए मैंने पहले समझा दिया। फिर वहाँ पे कंसेप्ट नहीं समझाना, वहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन करना है। अब देखो प्राइस जो है वो 18% से बढ़ाया गया है, और पर्सन ने अपना डिक्रीज कर दिया कंजम्पशन, ताकि उसमें एक्सपेंडिचर में चेंज ना आए। अब एक्सपेंडिचर होता है कितना है, प्राइस गुना कंजम्पशन, बिल्कुल। अब प्राइस को मैंने 18% बढ़ाया है, 18% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, देखो 1/50 होती है अपना 2%। अब ये 18 जो है या तो 9 का गुना है या तो 2 का गुना है। 9 का कोई स्टैंडर्ड परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू होता नहीं है, तो 2 का होता है, 2 का 1/50। 2 का एक कितना गुना होता है, 9 गुना, तो मैं दोनों तरफ 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इसका 9/50 अपने इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो गई। अब मैंने बढ़ाया है, इसका मतलब मेरा पहले अगर 50 रुपये किलो शुगर था, तो अब वो 59 रुपये किलो हो जाएगा, जब मैंने उसका 18% प्राइस बढ़ा दिया। तो यहाँ पे यही पूछा है मैं कंजम्पशन अपना कितना कम कर दूंगा कि एक्सपेंडिचर में कोई चेंज ही ना आए, जो यहाँ पे एक्सपेंडिचर है वही यहाँ पर भी एक्सपेंडिचर है। तो देखो मैंने अभी आपको क्या बताया था, जिस रेशो में अपना प्राइस चेंज होगा उसी रेशो में अपना कंजम्पशन चेंज होगा। अगर यहाँ पे प्राइस 50 से 59 हुआ है, तो यहाँ पे अपना कंजम्पशन 59 से 50 हो जाएगा। कितना कम हुआ है, 9/50 हो जाएगा। अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है, 9/59 हो जाएगा। देखो 59 से 50 हुआ है, तो यहाँ पे बेस में अपना 59 आएगा, और 9 अपना कम हुआ है, तो 59 से 9 कम हुआ है। और अगर मुझे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो मैं 100 से इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा अपना 500/59। और इसी को मुझे यहाँ पे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। अब इसको कैसे करें, देखो अगर मैं इसको अप्रोक्स ले लूँ, अप्रोक्स एक बार ले के देखता हूँ। देखो हालांकि सारे आंसर मेरे 15 के नज़दीक ही हैं, और बहुत ही कम कम गैप है, यहाँ पे 0.2 का गैप है, यहाँ पे 0.2 का ही गैप है, तो मुझे बहुत सोच समझ के अपना आंसर लेकर आना पड़ेगा, एकदम अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेकर आना पड़ेगा। अगर इसको एक बार एक दफ़ा में अगर इसको 60 भी मान लूँ तो देखो कितने बार में जाएगा। भाई अगर ये 0 0 कट गया और 6 से 15 बार में, ऐसे तो बात मेरी नहीं बनी है ना, 15 आ गया, लेकिन यहाँ तो मैंने 16 ले लिया है ना, 60 ले लिया है, लेकिन यहाँ पे तो 59 थी, इसका मतलब 50 से तो बड़ी वैल्यू आएगी ही आएगी। लेकिन यहाँ पे जब मैंने केवल एक ही पॉइंट बढ़ाया ना, एक ही पॉइंट बढ़ाया, इसका मतलब बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, मिनिमम सा चेंज आएगा, मिनिमम सा चेंज आएगा, 15 से थोड़ा सा ही बढ़ाएगा, और 15 से जो सबसे कम बढ़ा है वो केवल 15.3 है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने देखो यहाँ पे केवल एक ही पॉइंट बढ़ाया है, एक ही पॉइंट बढ़ाने पे मेरा 15 आ गया है। अब मैंने एक पॉइंट बढ़ाया इसलिए 15 आया है, लेकिन वो तो एक पॉइंट कम था ना, यहाँ पे 59 था। 59 अगर ये 59 रहता 60 की जगह, तो थोड़ा सा इससे ज़्यादा आता, 15 से थोड़ा सा ही ज़्यादा आता, 15.5, थोड़ा 15.3 से ज़्यादा बड़ा हो गया, इसलिए जो सबसे मिनिमम यहाँ पे आंसर है 15.3, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो गया।
अगले सवाल पे चलते हैं। द प्राइस ऑफ ऑयल इज इंक्रीज बाई 20%, हाउ एवर इज कंजम्पशन डिक्रीज बाई 8:1/3%। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन द एक्सपेंडिचर। भाई एक्सपेंडिचर जो होता है अपना प्राइस गुना कंजम्पशन होता है। अब प्राइस गुना कंजम्पशन, अब यहाँ पे एक्सपेंडिचर में चेंज पूछ रखा है ना। व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन द एक्सपेंडिचर, इसका मतलब मुझे प्राइस में भी चेंज दे रखा है, कंजम्पशन में भी चेंज दे रखा है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या बोल रखा था, एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं चाहिए मुझे, और कंजम्पशन में मुझे बताना है कितना डिक्रीज होगा अगर प्राइस में इतना चेंज हुआ है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में देखो कंजम्पशन को भी चेंज दे रखा है, प्राइस में भी चेंज दे रखा है, और मुझे एक्सपेंडिचर में कितना चेंज है बताना है। इसका मतलब प्राइस गुना कंजम्पशन में जो भी चेंज होगा मैं यहाँ पे बस अपना डाटा रखते जाऊँगा। अब प्राइस में मेरा 20% वैल्यू जो है बढ़ी है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5। इसका मतलब पहले अगर मेरी वैल्यू 5 रही होगी, देखो यहाँ पे क्या है भाई, प्राइस 20% बढ़ा, कंजम्पशन अपना 8:1/3% बढ़ा। इसका मतलब P1 और C1, P1 पहले अगर 100 था तो अब यहाँ पे P2 इंटू C2 से रेशो निकाल दूंगा मैं। अगर प्राइस पहले 100 था तो अब वो 120 हो जाएगा। अगर मैं फ्रैक्शन में लूँ तो 1/5, इसका मतलब पहले प्राइस 5 था तो अब वो 6 हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा ना, एक बढ़ जाएगा। कंजम्पशन में क्या दे रखा है, 8:1/3%, वो घटा है। ये किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, ये 1/12 होती है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, है ना, याद होना चाहिए। अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में तो आप 100 से मल्टीप्लाई करके देखोगे तो यही आएगा अपना। तो इसका मतलब पहले अगर मेरी कंजम्पशन जो था वो 12 था, क्योंकि यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। अगर मेरा पहले कंजम्पशन 12 था तो वो 1 यूनिट से अब कम हो जाएगा, अब वो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो ये मेरा आ गया रेशो, पहले वाले कंजम्पशन, पहले वाले प्राइस गुना कंजम्पशन से दूसरे वाले कंजम्पशन, मतलब ये जो आएगा ना मेरा एक्सपेंडिचर में चेंज आएगा। अब देखो 6 से 2 बार में जाएगा, 5×2=10 अब मुझे यही बताना है व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर। यहाँ पे तो एक्सपेंडिचर मेरा डिक्रीज नहीं हुआ है, इंक्रीज हुआ है, तो प्लस का 1 हुआ है और अपॉन में 10% आएगा, क्योंकि 10 में 1 बढ़ा है तो मेरा बेस तो 10 आ जाएगा, और बढ़ा कितना है, 1 ऊपर आ जाएगा। 1/10 मतलब 10% से वो बढ़ा है, तो डिक्रीज तो होगा नहीं, 10% से बढ़ा है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, एक एक क्वेश्चन को मैं बिल्कुल डीप में जाके समझा रहा हूँ। इस वाले सवाल में देखो, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज बाई 5% एवरी ईयर इफ द डिफरेंस बिटवीन इट्स प्राइस एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर इज 52.50, देन व्हाट विल बी इट्स प्राइस एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। पहले आप सवाल को समझो। जैसे पहले मेरे पास अगर कोई भी एक आर्टिकल है, अगर उसका प्राइस 100 रुपये था ना, तो उसका हर साल 5% बढ़ रहा है। 5% बढ़ने का मतलब उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो जाएगा, 1.05 हो जाएगा। मल्टीप्लाइंग फैक्टर तो आपको पता होगा ना, जैसे अगर मेरे पास कोई भी चीज़ 10 रुपये है और मैंने उसको अगर 50% बढ़ा दिया, 50% बढ़ा दिया, 50% बढ़ाने का मतलब उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो हो जाएगा वो 0.5, ये इसका 50% होता है, लेकिन जब मैंने उसको बढ़ा दिया तो वो 1.5 हो गया। 1 मतलब 100%, 0.5 मतलब 50%, तो 1.5 गुना हो जाएगा। इसका मतलब उसकी प्राइस कितनी हो जाएगी, 15। अब यहाँ पे 5% है, 5% मतलब 5% का मतलब क्या होता है अपना, 5% मतलब यही होता है ना, 5/100। इसका मतलब 100 में मैंने 5 बढ़ा दिया, तो जब मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करूँगा तो 1.05 ही आएगा ना, 0.05 आएगा। लेकिन मैंने 1 में बढ़ाया, 100% में बढ़ाया 5%, इसलिए 1.05 आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो सवाल में क्या बोल रखा है, एक चीज़ और देखो यहाँ पे आगे सवाल में इन्होंने यहाँ पे बोल रखा है, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, मतलब सेकेंड ईयर, देखो पहले अगर पहले मेरा प्राइस 100 था, मैंने फर्स्ट ईयर में बढ़ाया 5% तो 1.05 हो गया। अब दूसरे ईयर में बढ़ाऊंगा तो 1.05 हो जाएगा, है ना, एक बार और बढ़ जाएगा 5%। और तीसरे ईयर में अगर मैं बढ़ाऊंगा तो एक बार और मैं मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दूंगा। तो यहाँ पे यही बोल रखा है, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के बीच में डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब अगर मेरा पहले प्राइस 100 था तो सेकेंड ईयर तक वो कितना बढ़ेगा, 1.05 का स्क्वायर। और डिफरेंस किससे दे रखा है, थर्ड ईयर से। इसका मतलब जब मैं थर्ड ईयर में मेरा प्राइस कितना बढ़ चुकेगा, 1.05 का क्यूब। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस दे रखा है मुझे 52.50 दे रखा है, तो मुझे बताना है एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, मतलब 100 इंटू फर्स्ट ईयर के एंड में वो कितना बढ़ चुका होगा, केवल 5%, तो 1.05। तो मुझे इस वाले की वैल्यू बतानी है। अब देखो यहाँ से आ सकती है मेरी वैल्यू, अगर मैं यहाँ पे 100 इंटू 1.05 को कॉमन लूँ, 100 इंटू 1.05 का स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, और यहाँ पे मेरा कितना बचेगा, यहाँ पे देखो, ये मान लो ये अपना सेकंड है और ये अपना थर्ड ईयर है, दोनों का डिफरेंस मतलब बड़े में से छोटा, तो मैं थर्ड ईयर में से घटा रहा हूँ, तो 1.05 आ जाएगा, माइनस में यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, कॉमन लिया तो जब मैंने, तो यहाँ पे ये कितना हुआ अपना 0.05। इसका मतलब
100 इंटू 1.05 का स्क्वायर इंटू 0.05 की वैल्यू, ये यहाँ पे कितनी आ जाएगी मेरी 52.50। अब मुझे क्या फाइंड करना है 100 इंटू 1.05 जो कि अपना एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर आ जाएगा मेरा प्राइस। तो यहाँ से मैं 1.05, ये इसका मतलब स्क्वायर का मतलब दो 1.05 है यहाँ पे, तो एक 1.05 को मैं यहाँ पे भेज दे रहा हूँ 1.05, और एक इस वाले 0.05 को मैं यहाँ पे भेज दे रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या बचा 100, और यहाँ पे एक ही 1.05 बचा जो कि ये यही मुझे फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली निकाल लिया। अब ये दो जीरो से ऊपर उड़ जाएंगे, यहाँ पे बिल्कुल उड़ जाएंगे। अब यहाँ से देखो ये 5 से कितने बार में जाएगा, 5 10 जो 50, 5 5 जो 25, ये जीरो आ जाएगा एज इट इज़ ये वाला। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे डबल जीरो हटाऊंगा तो यहाँ पे 100 लग जाएगा। अब 105 से ये 10 बार में जाएगा, 10 गुना 100 1000। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे अपना ₹1000 अपना एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर उसका प्राइस होगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आओ चलते हैं। कुछ था नहीं, इतना बड़ा मैंने यहाँ पे किया है सॉल्यूशन ताकि आपको मैं विजुलाइज करा सकूँ इसको किया कैसे गया है, लेकिन है नहीं इस क्वेश्चन में कुछ भी। द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 22%, अ पर्सन वॉन्ट्स टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर बाई 12% ओनली, बाई वॉट परसेंट शुड ही डिक्रीज द कंजम्पशन नियरेस्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। है ना, देखो यहाँ पे क्या बोल रखा है, यहाँ पे सबसे पहले आपको पता होगा, बताया भी मैंने अभी अभी, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस गुना कंजम्पशन। अब यहाँ पे प्राइस में चेंज दे रखा है और एक्सपेंडिचर में चेंज दे रखा है, मुझे कंजम्पशन में चेंज निकालना है। तो यहाँ पे कंजम्पशन में चेंज निकालने के लिए प्राइस जो है नीचे आ जाएगा, इसका मतलब एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस। अब एक्सपेंडिचर में कितना चेंज दे रखा है और प्राइस में कितना चेंज दे रखा है, एक्सपेंडिचर के चेंज को प्राइस के चेंज से डिवाइड कर देना है। अब एक्सपेंडिचर में कितना चेंज दे रखा है, 12% से उसको इंक्रीज़ किया गया है, जिसका मतलब पहले अगर उसकी वैल्यू 100 रही होगी तो अब वो 112 हो जाएगी, और इसको डिवाइड करना है प्राइस के चेंज से। इंक्रीज़ किया गया है 22% से, इसका मतलब पहले अगर उसका प्राइस 100 रहा होगा तो अब वो 122 हो जाएगा 22% बढ़ के। तो डिवाइड कर दो, देखो ये 100 से तो ऐसे ही चल जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचा 1, 122 की जब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी तो 122 रेशो 112 आ जाएगा। अब मुझे इसी में कितना चेंज आया वो मेरा कंजम्पशन में चेंज आ जाएगा, 112 से ये कितना कम है अपना 10 कम है, और बेस में क्या आ जाएगा 122। अब मुझे इसी को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। कितने बार में जाएगा ये, 2 से जाएगा 61 में, और 2 से जाएगा ये 5 बार में। तो 500 को मुझे 61 से डिवाइड करना है, कितने बार में जाएगा, 8 बार में तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि 6 8 जब 48 होता है तो 488 आएगा लगभग 8 बार में। ठीक है, तो 488 आएगा, कितना बचा 12, 12 तो 60 से जाता नहीं, तो मैं पॉइंट लगाऊंगा यहाँ पे, पॉइंट लगाऊंगा जब जब यहाँ पे पॉइंट लगाऊंगा तो यहाँ पे एक जीरो लग जाएगा, और 61 का ये लगभग 2 गुना है, तो इसका मतलब 8.2, तो 8.2 ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 8.6 नहीं होगा, 8.6 ज़्यादा ही बड़ा हो जा रहा है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हुआ। अगला सवाल अपना क्या कह रहा है, इन एन एग्जामिनेशन गोपाल सिक्योर्ड 50% मोर मार्क्स देन आशा and Asha secured 10% more marks than Sachin. How much percent more marks did Gopal secure than Sachin? इस तरीके का सवाल हमने सेट 3 में भी किया था इससे पहले वाली वीडियो में। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, गोपाल है अपना, आशा जी हैं और सचिन है। यहाँ पे बोल रखा है गोपाल जो 50% ज़्यादा आशा से स्कोर करता है, और जो आशा है वो 10% ज़्यादा स्कोर करती है सचिन से। इसका मतलब अगर सचिन के 100 नंबर आए होंगे तो उससे 10% ज़्यादा आशा के आए हैं, 10% ज़्यादा मतलब 110 आए हैं, और इससे 50% ज़्यादा गोपाल के आए हैं। है ना, आई होप आपको समझ में आया होगा। 50% इससे ज़्यादा है, 50% का मतलब यहाँ पे 50% ही था, यहाँ पे 50% नहीं होगा, यहाँ पे आई थिंक 15% होगा ये। ठीक है, ये 15% आप कर लो। ठीक है, 50% नहीं है, 15% यहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 15% है। तो अगर इससे 15% है, 15% अगर मुझे 110 का 15% निकालना है, देखो परसेंटेज का मतलब नीचे 100 होता है, एक जीरो से तो एक जीरो कट जाएगा, और 15 के जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा 165, और एक 10 नीचे है तो 16.5, इसका मतलब इससे 16.5 ज़्यादा मतलब 126.5। अब मुझे बताना है हाउ मच परसेंटेज मोर डिड गोपाल सिक्योर देन सचिन, मतलब गोपाल है वो सचिन से कितना ज़्यादा परसेंट स्कोर करता है। देखो 100 और 126 कितना चेंज है, 26.5% ज़्यादा स्कोर करता है। 100 में जो भी चेंज आता है ना वो डायरेक्टली परसेंटेज में आता है, इसलिए 100 अपना बेस्ट नंबर है परसेंटेज के लिए, बहुत ही प्यारा नंबर है। तो जो भी चेंज आता है डायरेक्टली परसेंटेज में आता है, तो यहाँ पे 26.5% गोपाल के ज़्यादा हैं सचिन से, तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है अपना, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 20%, by what percentage must one cut down the consumption of a sugar so that no extra amount has to be spent on expenditure? देखो no extra amount has to be spent, no extra amount का मतलब समझ रहे हो, पहला एक्सपेंडिचर जो था ना अभी भी वही एक्सपेंडिचर होना चाहिए।
इसका मतलब इस बार जो भी प्राइस में चेंज आएगा और कंजम्पशन में चेंज आएगा उसी का मुझे यहाँ पे रिवर्स कर देना है। मतलब जो प्राइस में चेंज आएगा उसी का रिवर्स अपने कंजम्पशन में चेंज आएगा। मैंने वो पूरा कंसेप्ट यहाँ पे पिछले बताया था पिछले क्वेश्चंस में। इसका मतलब देखो यहाँ पे प्राइस अगर 20% बढ़ा है तो कंजम्पशन में अपना 20% से घट जाएगा। 20% से नहीं घटेगा, उसके रेशो से रिवर्स रेशो हो जाएगा। देखो अगर 20% बढ़ा है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, इसका मतलब पहले अगर मेरा प्राइस 5 रहा होगा तो अब वो 6 हो जाएगा। अब इसी का रिवर्स कर दूंगा, उसी की रिवर्स में अपना कंजम्पशन कम हो जाएगा, तभी मेरा एक्सपेंडिचर यहाँ पे सेम रहेगा। तो 6 से अब 5 हो जाएगा। 6 से 5 मतलब एक कम हुआ है ओवर 6, तो 16:2/3% इसका परसेंटेज वैल्यू होता है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा ना क्यों कंसेप्ट, तो आप वीडियो को पीछे करो और यहाँ पे मैंने समझाया था, यहाँ पे शायद इससे पहले वाले क्वेश्चन में समझाया था, यहाँ पे मैंने समझाया था, इरेज कर दिया मैंने, तो बैक करो और फिर वहाँ पे देखो मैंने पूरा कंसेप्ट समझाया। द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 24%, अ पर्सन वॉन्ट टू इंक्रीज इज एक्सपेंडिचर बाई 15% ओनली, बाई वॉट परसेंट करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस शुड ही रिड्यूस इज कंजम्पशन। भाई सबसे पहले ये तो मेन फॉर्मूला है अपना, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस गुना कंजम्पशन। अब यहाँ पे प्राइस में चेंज दे रखा है, 24% से बढ़ाया गया है और एक्सपेंडिचर अपना 15% से बढ़ाया गया है, और मुझे कंजम्पशन में चेंज पूछा है। कंजम्पशन में चेंज निकालने के लिए मैं एक्सपेंडिचर को प्राइस से डिवाइड कर दूंगा। अब इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक भी होती है। आप यहाँ पे जो 100 से जो अपना एक्सपेंडिचर है वो 15% बढ़ा है, 100 से अब वो 115 हो जाएगा, और प्राइस प्राइस अब 100 से 24 हो जाएगा, 100 से 24% बढ़ जाएगा। इसका मतलब पहले अगर प्राइस 100 रहा होगा तो अब 24% बढ़ के 124 हो जाएगा। तो आप ये काम कर सकते हो, जो 100 वाला है ना इसको आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि ये हमेशा सेम आएगा। आपको केवल ऐसी रेशो लेना है, भाई एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस यही रेशो आता है, लेकिन आपको हर बार कैसे लेना है, जब ये इस तरीके से है तो ये वाला तो अपना यहाँ पे आ जाएगा ना। इसका मतलब इसका जो रेशो आएगा ना, जो भी कंजम्पशन में चेंज आएगा, जब भी इस तरीके से आपका सवाल दिया है, तो प्राइस रेशो एक्सपेंडिचर निकाल दो आप, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कंजम्पशन में कितना चेंज आया है। प्राइस में कितना चेंज आया है, 24%। इसका मतलब पहले अगर 100 रहा होगा प्राइस तो अब वो 124 हो जाएगा, क्योंकि बढ़ाया गया है 24% से, और एक्सपेंडिचर 15% से बढ़ाया गया है। इसका मतलब पहले अगर एक्सपेंडिचर 100 रहा होगा तो वो 15% से बढ़ के 115 हो गया। तो कंजम्पशन में कितना चेंज आया है, कंजम्पशन में इतना चेंज आया, कितना चेंज आया, 9 कम हुआ है, और ओवर 124। और मुझे इसी को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन वैल्यू में। देखो किससे कट रहा है, कट रहा है किसी से। देखो अगर मैं 100 से इसकी मल्टीप्लाई कर दूँ 900 हो जाएगा, और 124 अगर मैं 4 से, भाई ये 100 ही तो है, तो 25 चौका 100, और ये 4 से कितने बार में जाएगा, 31 बार में। 25 ने में 225, 225 को अगर मैं 31 से, देखो 7 लगभग 7 बार में ही जाएगा, है ना, क्योंकि अगर मैं इसकी 7 से मल्टीप्लाई करूँ, 7 थी 21 और 7, तो 217 आएगा, 217, तो लगभग 7 बार में जाएगा। और अभी तो 217 कितना कम है 225 से, 8 कम है, 8 तो जाएगा नहीं 31 से, तो मैं पॉइंट लगाऊंगा यहाँ पे और 1 जीरो यहाँ पे आ जाएगा। अब 31 दूनी 62, तो लगभग ये 2 से ज़्यादा ही आएगा, क्योंकि 31 दूनी 62, अभी 18 और बच जा रहा है, तो 2 से ज़्यादा ही आएगा। तो 7.3 ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कैलकुलेशन यहाँ पे, और क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अगला सवाल है अपना, सम स्टूडेंट ओनली बॉयज एंड गर्ल्स फ्रॉम डिफरेंट स्कूल appeared for an Olympiad exam. 20% of the boys and 50% of the girls failed. The number of boys who passed was 70 more than the number of girls who passed. A total of 90 students failed. Find the total number of students who appeared for the examination. देखो यहाँ पे क्या बोल रखा है, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि डिफरेंट स्कूल से आए हैं। सपोज मैं अगर यहाँ पे मान लूँ, यहाँ पे सबसे पहले आप ये देखो 20% बॉयज़ एंड 50% जो गर्ल्स हैं वो फेल्ड हैं। अगर मैं यहाँ पे 20 बॉयज़ यहाँ पे बी से डिनोट करता हूँ, गर्ल्स अपने जी से डिनोट करता हूँ। यहाँ पे 20% बॉयज़ जो हैं वो क्या हो गए, अपने फेल हो गए हैं, और गर्ल्स कितनी फेल हुई हैं, 50%। अगर बॉयज़ 20% फेल हुए हैं तो पास कितने हुए होंगे, 80% बॉयज़ पास हुए होंगे, और यहाँ पे 50% ही अपनी जो गर्ल्स हैं वो पास हुई होंगी। अब यहाँ पे बोल रखा है यार ये डाटा गलत दे रखा है, यहाँ पे 50% नहीं, यहाँ पे 15% है ये। ठीक है, तो यहाँ पे 15% अगर वो फेल हुई हैं तो 85% वो पास हुई होंगी। तो इसको आप एक बार ठीक कर लेना। ठीक है, एडिट वो लिखने में गलती हो गई है। तो 15% अपनी गर्ल्स जो है फेल हुई हैं, 85% गर्ल्स जो है अपनी पास हुई हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रखा है, यहाँ पे देखो इक्वेशन बनेगा। इक्वेशन कैसे बनाना है ये देखो, द नंबर ऑफ बॉयज़ हु पास्ड वाज 70 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स हु पास्ड। नंबर ऑफ बॉयज़ पास कितने हुए हैं, पास 80 पास हुए हैं। पहली इक्वेशन यहाँ पे क्या बनेगी, 80 बॉयज़ पास हुए हैं, है ना, और
कितने नंबर ऑफ गर्ल्स हु पास्ड, 80 बॉयज जो पास हुए हैं और 85 अगर गर्ल्स पास हुई हैं। अगर मैं यहाँ पे एक्स से इन दोनों को एक्स से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, बॉयज़ बॉयज़ वाले को, और यहाँ पे इससे वाई से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि दो वेरिएबल है ना, एक बॉयज़ है एक गर्ल्स है। तो बॉयज़ वाले को मैंने एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, बॉयज़ वाले को मैंने वाई से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से मुझे पता चल जाएगा यहाँ पे, अगर एस सी एक्स एक्स मतलब नंबर ऑफ बॉयज़ हो सकते हैं मेरे यहाँ पे। अब एक्स का 20% ये हो गया, एक्स का 80% ये हो गया, ऐसे ही वाई का 15% ये हो गया, वाई का 85% ये हो गया। तो यहाँ पे पहली क्वेश्चन क्या कह रही है, जो नंबर ऑफ बॉयज़ है वो 70 मोर द जो नंबर ऑफ बॉयज़ पास हैं वो 70 ज़्यादा है नंबर ऑफ गर्ल्स हु पास। इसका मतलब ये है जो 80x है, यहाँ पे जो नंबर ऑफ बॉयज़ पास्ड हैं वो 85y से 70 ज़्यादा है। इसका मतलब ज़्यादा मतलब बड़ा है। इसका मतलब 80x में से जब मैं 85y को माइनस करूँगा तो कितना आएगा अपना, 70 आएगा। ये अपनी पहली इक्वेशन है। इसका मतलब तो यही है ना, इसका मतलब यही तो है, जो नंबर ऑफ बॉयज़ पास है मतलब 80% बॉयज़ पास है, वो 85% गर्ल्स जो पास है उससे 70 ज़्यादा है। तो इसका मतलब यही ना कि बॉयज़ ज़्यादा है गर्ल से, तो 80 माइनस 85, इसका जो डिफरेंस है 70 है। दूसरी इक्वेशन अपनी क्या कह रही है, टोटल ऑफ स्टूडेंट्स जो फेल्ड हुए हैं वो 90 फेल्ड हुए हैं। यहाँ पे टोटल जो स्टूडेंट फेल्ड हुए हैं वो 90 फेल्ड हुए हैं। भाई फेल्ड कितने हुए हैं, यहाँ पे 20% ऑफ एक्स और 15% ऑफ वाई। परसेंट तो दोनों का रेशो जब मैं लूँगा तो 15% परसेंट तो कट जाएगा। इसका मतलब 20x प्लस 15y, यहाँ पे मैंने टोटल लिया, इसका सम कितना दे रखा, 90, क्योंकि 20x, एक्स मतलब बॉयज़, तो 20 बॉयज़ फेल हुए हैं, 15 गर्ल्स फेल हुई हैं, और दोनों का सम कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। तो अपनी दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 20x यहाँ पे प्लस में 15y इज इक्वल टू 90। अब मुझे इसी को आपस में यहाँ पे इक्वेट कर देना है, मैं यहाँ पे माइनस कर दूंगा। देखो अगर मैं दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये कितना हो जाएगा अपना 80x हो जाएगा, और ये 15 4 60y हो जाएगा, और यहाँ पे 9 4 36। अब मुझे अगर इस वाली इक्वेशन को इसमें से माइनस करना है तो साइन चेंज हो जाएगा, क्लास 9th में हम सीखते हैं माइनस करना। तो 80x में से 80x चल जाएगा, और 8 6 14 145y, तो माइनस का 145y, और 360 में से अगर 70 जाएगा तो माइनस का 290 बचेगा, क्योंकि ये माइनस का 360 है ना, तो 290 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और ये x तो x कट गया, इसका मतलब यहाँ 145 के साथ y आएगा, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब इसी दो को मैं किसी भी इक्वेशन में रख देता हूँ। अगर मैं इक्वेशन 2 में रख दूँ तो यहाँ पे y की जगह अगर मैं यहाँ पे 2 रखूँ तो ये कितना हो जाएगा अपना 30 हो जाएगा। 30 को अगर मैं उधर भेजूंगा, 90 में से 30 माइनस 60, तो 20x की वैल्यू यहाँ पे 60 आ जाएगी। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो यहाँ से x की वैल्यू मुझे कितनी आ गई, 3 मिल गई। अब मुझे फाइंड करना है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड फॉर द एग्जाम। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब x प्लस वाई। भाई x अपने बॉयज़ थे, y अपने गर्ल्स थी, x प्लस वाई मतलब 5, 5 5 मतलब 500, क्योंकि एक का मतलब होता है अपना 100%, 5 मतलब 500%, और परसेंट यहाँ पे परसेंट से तो हमें कोई लेना देना है नहीं। 500 अपने टोटल जो स्टूडेंट्स बॉयज़ एंड गर्ल्स मिला के ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो सवाल ईजी है, बस थोड़ा सा डाटा को घुमा फिरा के दिया गया है यहाँ पे, और हमें यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ रही है इसलिए, है ना, वरना कुछ है नहीं सवाल में, बिल्कुल प्री लेवल का सवाल है ये। मेंस लेवल के सवाल तो अभी देखे नहीं हमने, अभी आगे उसे भी देखेंगे। अभी इससे पहले हम क्वेश्चन 10 को देखते हैं। इन एन एग्जामिनेशन बी ऑब्टेन 20% मोर मार्क्स देन ओ ए, ठीक है ए, एंड ए ऑब्टेन 10% लेस मार्क्स देन सी, डी ऑब्टेन 20% मोर मार्क्स देन सी, बाय व्हाट परसेंटेज आर द मार्क्स ऑब्टेन बाय डी मोर देन दोज ऑब्टेन बाई ए। देखो यहाँ पे क्या बोल रखा है, जो बी है वो 20% ज़्यादा लेकर आता है ए से, ए जो है वो 10% कम लेकर आता है सी से, और जो डी है वो 20% ज़्यादा लेकर आता है सी से। सी मेरा दो बार आ गया है, इसका मतलब सी का ज़्यादा रेफरेंस है, तो मैं सी को ही पहले यहाँ पे लेट कर लूँगा 100, ए बी सी डी। अगर मैंने यहाँ पे सी को 100 लेट कर लिया तो जी डी है ना उसको 20% ज़्यादा मिले हैं सी से। इसका मतलब अगर सी को 100 मिले हैं तो डी को उससे 20% ज़्यादा मतलब 120 मिले होंगे, और जो बी है उसको 20% ज़्यादा मिला है ए से। उससे पहले मुझे ए निकालना पड़ेगा, ए को 10% कम मिले हैं सी से 10% कम किसको मिले, ए को मिले हैं, इसका मतलब ए को 90 मिले हैं, और जो बी है उसको 20% ज़्यादा मिले हैं ए से। 20% मतलब 20% इसकी मल्टीप्लाई कर दो, परसेंट से अपने दोनों जीरो कट जाएंगे, इसका मतलब 18 ज़्यादा मिले हैं 90 से, तो 108 हो जाएगा। अब मुझे यहीं पर ये बताना है कि अब मुझे यहाँ पे ये बताना है बाय व्हाट परसेंटेज आर द मार्क्स ऑब्टेन बाय डी मोर देन दोज ऑब्टेन बाय ए।
मतलब डी को 90 से कितना ज़्यादा मिला, यही तो बताना, ए से डी को कितना ज़्यादा मिला है। अब ए को कितना मिला था अपना 90 मिला था, और डी को 120 मिला है, तो कितना ज़्यादा मिला है 30, और बेस क्या होगा अपना, ए से मैं कंपेयर कर रहा हूँ ना, मोर देन दोज ऑब्टेन बाई ए, तो यहाँ पे नीचे बेस में अपना 90 आ जाएगा। कितने बार में जाएगा 1/3 मतलब 33:1/3%, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। The total number of students in class A and B is 72. The number of students in A is 40% more than B, and the average marks of students in B is 50% more than that of students in A. If the average marks of all the students in A and B are 58, then what are the average marks of the student in A? देखो, सबसे पहले आप ये क्वेश्चन को समझो। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है मेरे पूरे क्लास में वो 72 है, एंड जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए 40% मोर देन बी, 40% मोर देन बी, मतलब सपोज यहाँ पे दो हैं, दो क्लास है, ए और बी है। अब 40% ए में ज़्यादा है, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 2/5। इसका मतलब अगर बी में 5 बच्चे होंगे ना, तो उससे 2 ज़्यादा अपने ए में होंगे, 7 होंगे। अब यहाँ पे बोल रखा है जो एवरेज मार्क्स है स्टूडेंट बी के वो 50% ज़्यादा है स्टूडेंट्स ए से। यहाँ पे ये तो स्टूडेंट्स ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स था। अब यहाँ पे मार्क्स का देखो, यहाँ पे मार्क्स का क्या रेशो आया है, बी में 50% ज़्यादा मार्क्स मिले हैं। एवरेज मार्क्स अगर मैं बात करूँ ए से 50% ज़्यादा का मतलब बताओ 1/2, 1/2 अपना 50%। इसका मतलब अगर ए में जो एवरेज मार्क्स अपना 2 है, तो बी में कितना हो जाएगा एवरेज मार्क्स 3। अब मैं दोनों को एक्स से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। इसका मतलब अगर ए में जो एवरेज मार्क्स है वो 2x है। एक्स क्यों? क्योंकि मुझे पता नहीं है ना कि यहाँ पे टोटल मार्क्स है कितने, है ना, मुझे पता नहीं है, एक रेफरेंस पता नहीं, इसलिए मैंने एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मतलब अगर ए वाले को 2x मिला है तो बी वाले को 3x मार्क्स मिलेगा, क्योंकि 50% उन्हें ज़्यादा मिला है। अब एवरेज मार्क्स जो है ऑल द स्टूडेंट्स का ए और बी में, मतलब दोनों का जो एवरेज अगर मैं मिला के बात करूँ तो वहाँ पे 58 जो है एवरेज मार्क्स आया है। देन व्हाट आर द एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इन ए, तो मुझे बताना है एवरेज मार्क्स स्टूडेंट ए में कितना है, मतलब 2x की वैल्यू मुझे यहाँ पे फाइंड करनी है। देखो यहाँ पे ओवरऑल दे रखा है, यहाँ पे ओवरऑल कितना उनका एवरेज मार्क्स है, यहाँ पे इन दोनों का रेशो दे रखा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ए और बी में कितने हैं 7:5, और यहाँ पे मार्क्स का भी रेशो दे रखा है। तो यहाँ पे कुल मिला के वेटेज एवरेज का टोटल डाटा है, तो यहाँ से मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अभी 58 आता कैसे है, 58 इसका मतलब 58 यहाँ पर भी एवरेज मार्क्स होगा, यहाँ पर भी 58 एवरेज मार्क्स होगा, तो मुझे ओवरऑल परसेंटेज वाले कॉन्सेप्ट से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब वेटेज एवरेज क्या कहता है, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो, दोनों का सम करके रेशो के सम से डिवाइड कर दो, तो मुझे पता चल जाता है ओवरऑल परसेंटेज कितना है। ओवरऑल परसेंटेज मुझे 58 दे रखा है, तो देखो सबसे पहले हम करते हैं 7×2 = 14x, ठीक है, एंड 5×3 = 15x, और दोनों का रेशो का सम कितना है 7×5 = 12। और इसको जब मैं इसका जो डाटा निकालूंगा जो कि ओवरऑल अपना एवरेज मार्क्स दे रखा है 58। देखो अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो ये कंसेप्ट मैंने पूरा आपको पढ़ा रखा है, परसेंटेज जब मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा है, यूट्यूब पे आप सर्च करोगे ना कंप्लीट परसेंटेज बाय भोलू मैथ्स, तो मैंने पूरी प्लेलिस्ट में ऐड कर रखी है, तो आपको मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप देख भी सकते हो। तो यहाँ पे 14 और ये 15 कितना हो जाएगा अपना 29x। अब 29 से ये अपना 58 जाएगा 2 बार में, इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब ये 12 उधर जाएगा तो 12×2 = 24, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24। अब मुझे पता करना है व्हाट आर द एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट ए। एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट ए तो 2x था, तो यहाँ पे 2 से दोनों तरफ मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 48, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल अपना क्या कह रहा है, इन एन एग्जामिनेशन इन विच फुल मार्क्स वर 500, ठीक है, ए स्कोर्ड 25% मोर मार्क्स देन बी, बी स्कोर्ड 60% मोर मार्क्स देन सी, एंड सी स्कोर्ड 20% लेस मार्क्स देन डी। इफ़ ए स्कोर्ड 80% मार्क्स देन द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाई सी। ऐसे वाले जो सवाल होते हैं ना बहुत ही ईजी होते हैं, एकदम फ्री के नंबर मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जैसा जैसा सवाल में बोला जाता है ना वैसे हमें यहाँ पे बस कर देना होता है। ए बी सी डी ये अपने 4 बॉयज़ हैं, अभी रेशो मुझे निकालना है। देखो डी अपना लास्ट में दे रखा है, डी से सी निकाला गया, फिर सी से अपना बी निकाला है, फिर बी से अपना ए निकाला है, तो मैं सबसे पहले डी को लेट कर देता हूँ 100। अब जो सी है वो 20% लेस मार्क्स लेकर आता है डी से। अब 20% लेस मतलब 80, क्योंकि 100 में जो भी डायरेक्ट चेंज आता है परसेंटेज में वो डायरेक्ट नंबर में आता है, तो 100 का 20% 20 ही होगा, उससे 20 मतलब कम 80 होगा। और जो बी है वो 60% ज़्यादा स्कोर करता है सी से।
अब अगर मैं इसका 60% निकालूंगा 80 का, हालांकि बहुत ही ईजी है निकालना, परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, 8 6 48। अब जो बी है वो सी से 48 ज़्यादा नंबर लेकर आता है। जब मैं इसमें 48 प्लस करूँगा तो 128 आ जाएगा। इसका मतलब बी जो है 60% ज़्यादा लेकर आता है। इसका मतलब सी अगर 80 नंबर लेकर आता है तो बी 128 लेकर आएगा। इफ़ और यहाँ पे ए कितना लेकर आता है, ए जो है 25% मोर मार्क्स देन बी, 25% मोर। देखो 128 इससे 25% ज़्यादा लेकर आता है, क्योंकि बी अपना 128 लेकर आता है। अब ए जो है बी से 25% ज़्यादा लेकर आता है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, जहाँ पे जो चीज़ लगे वहाँ पे वही चीज़ लगाओ। यहाँ पे मैं 25% अगर ऐसे निकालने बैठ जाऊँगा तो हो गया कल्याण मेरा, है ना। लेकिन यहाँ पे मैं फ्रैक्शन में तुरंत याद आ जाएगा भाई 25% की 1/5 होती है, और बढ़ा के बोला 25% मोर मतलब 5/4। तो 4 से कितने बार में जाएगा 32, 32 पंजे कितना होता है अपना 160। इसका मतलब ए को कितना मिला 160। अब यहाँ पे लास्ट में एक छोटी सी स्टेटमेंट बोल रखी है जिससे मेरा पूरा आंसर आएगा। ए जो है वो 80% मार्क्स लेकर आता है। इसका मतलब ये जो 160 है ना वो 80% की वैल्यू है। तो मुझे पता करना है देन द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय डी। इसका मतलब 100 कितना परसेंटेज है ना। भाई अगर 160 अपना 80% है ना तो 100 कितना परसेंट है। देखो यहाँ से अगर मैं बात करूँ, मुझे 100 की वैल्यू पता करनी है कि ये कितना परसेंट है। तो अगर मैं यहाँ से एक की वैल्यू फाइंड करूँ तो ये 160 नीचे आ जाएगा ना, तो 1/2%। इसका मतलब 1/2% है, एक की वैल्यू 1/2% है ना। एक का यहाँ पे आधा कर दिया गया है तो इसका आधा यहाँ पे कर दो 50%। इसका मतलब 100 क्या है अपना 50%। आप ऐसे भी समझ सकते हो, अगर 160 जो है वो 80% के बराबर है तो मुझे 100 की वैल्यू पता करना है। यहाँ से अगर मैं 1% की वैल्यू फाइंड करूँ तो यहाँ से 80 हो जाएगा, ये कितने बार में जाएगा 2। इसका मतलब 1% अगर 2 के बराबर है तो 100 कितने के बराबर होगा 50%, क्योंकि यहाँ पे इसका डबल कर दिया जा रहा है। तो यहाँ पर भी कोई एक ऐसा नंबर आना चाहिए जिसका ये 100 अपना डबल हो, और 50 का ही डबल होता है अपना 100। इसका मतलब 50% अपने डी के जो भी नंबर है 100 वो है, तो 50% ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल अपना क्या कह रहा है, देखो वैसे ही सवाल आ गए फिर से। द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 17%, अ पर्सन वॉन्ट्स टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर बाई 8% ओनली, बाई वॉट परसेंट शुड ही डिक्रीज हिज कंजम्पशन। देखो यहाँ पे कंजम्पशन में चेंज दे रखा है। मैंने इससे पिछले वाले यहाँ पे एक शॉर्टकट बताया था किस तरीके से कि आपको डायरेक्टली प्राइस और एक्सपेंडिचर का रेशो फाइंड कर लेना है। तो यहाँ पे वही वाला सवाल है ये। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे प्राइस रेशो एक्सपेंडिचर फाइंड कर लो। प्राइस में कितना परसेंट बढ़ाया गया है 17%। इसका मतलब पहले अगर प्राइस 100 रहा होगा तो अब वो 117 हो जाएगा बढ़ के। और जो एक्सपेंडिचर है उसको कितना इंक्रीज़ किया गया है 8% से। तो अगर पहले एक्सपेंडिचर 100% रहा होगा तो वो 8 बढ़ के 108 हो जाएगा। ठीक है, अब चेंज कितना है वो कंजम्पशन में चेंज आएगा। भाई 117 से 108 हो गया, कितना कम हो गया 9 कम हो गया। और किस में चेंज हो गया, बेस क्या आएगा अपना 117, क्योंकि यहाँ पे प्राइस से घटा है एक्सपेंडिचर, वही अपना कंजम्पशन में चेंज आएगा। तो 9 से कितने बार में जाएगा 1/13 बार में, क्योंकि 13 निम में 117 होता है। 1/13 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है अपनी 7.69%, लगभग 7.7%। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो ये जो भी अपने स्टैंडर्ड फ्रैक्शन के परसेंटेज वैल्यू होती है ना, मैंने पहली क्लास में ही आपको बताया, और यही सबसे बेसिक चीज़ है अपने परसेंटेज चैप्टर की। इसके बिना अपना परसेंटेज चैप्टर टाइम टेकिंग हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपने वो क्लासेस देखी होंगी, नहीं भी देखी होंगी तो जब जिस इस तरीके से मैं PYQ सॉल्व करवा रहा हूँ ताकि बिगनर से बिगनर बच्चा भी अच्छे से समझ जाए। भले ही थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना, 10 मिनट की जगह 15 मिनट लगेगा, लेकिन आपको समझ में तो अच्छे से आएगा। और अगर 10 मिनट की जगह 10 मिनट ही आपको लगाने हैं तो आप वीडियो को 1.5x पे करके देख सकते हो। हालांकि मुझे लगता नहीं है आप 1.5x पे से देख पाओगे, क्योंकि मेरे बोलने का जो तरीका है, स्पीड जो है वो अच्छी खासी है। अब यहाँ पे देखो गीता जो है वो स्कोर करती है 30%, तब वो फेल हो जाती है 50 नंबर से। वाइल संदीप हु स्कोर 45% मार्क्स एंड गोट 25 मार्क्स मोर देन द मिनिमम रिक्वायर्ड टू पास, देन हाउ मेनी मार्क्स डिड विमल गेट इफ ही स्कोर्ड 64% मार्क्स। देखो इसका पूरा कंसेप्ट क्या होता है, जैसे यहाँ पे आप समझो ये अपनी लक्ष्मण रेखा है ना। अब इससे पहले वाले जितने भी होते हैं वो फेल होते हैं, और इससे आगे वाले जितने भी होते हैं वो पास होते हैं। अब यहाँ पे समझो जब भी आपको इस तरीके से सवाल दिया रहा है ना, यहाँ पे फेल्ड बाई 50% और यहाँ पे 25% मार्क्स मोर, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, परसेंटेज में डिफरेंस और मार्क्स में डिफरेंस निकाल देना है। अब देखो 50 मार्क्स कम है, इसका मतलब 50 मार्क्स इधर कहीं होंगे कम है, और यहाँ पे 25 मार्क्स ज़्यादा है, 25 मार्क्स कहीं इधर होंगे। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस मतलब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, दोनों को जब मैं प्लस कर दूंगा तो इन बीच की दूरी आ जाएगी 25 और 50,
75, इसका मतलब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 75 यूनिट की दूरी है। तो ये आ गया अपना डिफरेंस, मार्क्स का डिफरेंस आ गया। अगर यहाँ पे लेस बोल रखा है ना, लेस 50, यहाँ पे मोर 50, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, दोनों को प्लस कर दो। और परसेंटेज में अपना डिफरेंस कितना आएगा, 30 और 45 का डिफरेंस 15%। तो 15% की वैल्यू जो होगी उसको बराबर कर दो 75 से। तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आ गई अपनी, 5 आ गई। अब मुझे फाइंड करना है विमल गेट, है ना, हाउ मैनी मार्क्स डिड विमल गेट इफ़ ही स्कोर 64%। इसका मतलब मुझे 64% की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो 1 का 64 गुना है, तो मैं 5 का भी 64 गुना कर दूंगा, कितना आएगा अपना 320। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मार्क्स में डिफरेंस, है ना, मार्क्स में डिफरेंस इज इक्वल टू परसेंटेज में डिफरेंस। बस आप इसी को बराबर कर दो जब भी इस तरीके से दिया रहे। अगर यहाँ पे फील्ड बाय की जगह, अगर यहाँ पे फील्ड बाय की जगह, सपोज यहाँ पे फील्ड बाय की जगह यहाँ पे बोला होता पास, ठीक है, पास बाई 50 मार्क्स, और यहाँ पे पास बाई 50 मार्क्स, तब इनका डिफरेंस पता है क्या होता, 25 होता। क्योंकि ये जो लक्ष्मण रेखा है ना, इसके ही आगे 50 भी है, क्योंकि इस बार पास है, पास मतलब ज़्यादा नंबर लेकर आया है, और इसी के आगे 25 भी है, तो इन दोनों का डिफरेंस तो 25 ही हुआ ना, इसलिए। तो लेकिन यहाँ पे दिया गया फील्ड है, तो फील्ड तो यहाँ पे इस वाले तरफ आ जाएगा, तो 50 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 75 यूनिट का डिफरेंस हो जाएगा। तो बस आपको डिफरेंस में थोड़ा ध्यान रखना है, हालांकि बहुत ही ईजी है ना, उतना कुछ है नहीं इसमें रॉकेट साइंस। आओ अगले सवाल पे चलते हैं, क्या कहता है। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर द स्ट्रेंथ ऑफ स्कूल इंक्रीज बाई 12%, इन द सेकेंड ईयर इट डिक्रीज बाई 12%, and in the third year it decreased by 10%. At the end of third year its strength was nearly 10842. Then what was the strength of school at the beginning of the first year? देखो मुझे पता नहीं है फर्स्ट ईयर में कितने बच्चे थे, तो मैं मान के चलता हूँ n बच्चे थे। अब यहाँ बोला क्या है कि जो फर्स्ट ईयर है उसकी स्ट्रेंथ जो है 12% से बढ़ा दी गई है। 12% से बढ़ा देने का मतलब क्या है, समझते हो? 12% से बढ़ा देने का मतलब होता है, 12% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/25। 1/25 अपना 4% बराबर होता है। 4 की जब मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 1/25 की भी मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मतलब पहले अगर वो वहाँ पर 25 बच्चे होंगे तो अब उसका 3 मैंने बढ़ा दिया, 28 हो गया। तो ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया इसका। इसका मतलब पहले ईयर मैंने यहाँ पे कितना बढ़ाया, 28/25, क्योंकि 12% बढ़ाया गया। दूसरे ईयर में मैंने, सेकेंड ईयर में मैंने डिक्रीज कर दिया 12% से। भाई 12% की फ्रैक्शन वैल्यू तो अपनी यही रहेगी ना, 3/25। इसका मतलब पहले अगर 25 रही होगी तो इस बार मैंने डिक्रीज किया है, 3 डिक्रीज कर दूंगा तो 22 आ जाएगा इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर। और थर्ड ईयर में मैंने डिक्रीज कर दिया है 10% से, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है, मैंने कम कर दिया, एक कम कर दूंगा तो इसमें 9/10, मतलब 90% बच्चे हो गए। और यही बोल रखा है एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर के एंड में जो अपनी स्ट्रेंथ थी वो नियरली कितनी थी, 10842। इसका मतलब कुल मिला के इसकी वैल्यू ये है। तो मुझे यहाँ पे एन की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो एन की वैल्यू होगी क्या यहाँ पे, है ना, देखो डाटा अगर मैं यहाँ पे देखूँ ना, 8000, 10,000, 6500, 12,000, कितने प्यारे प्यारे नंबर है। इसका मतलब अगर मैं अप्रोक्स में भी लूँ ना तो मुझे मिल सकता है यहाँ पे। तो अगर मैं अप्रोक्स में लूँ, अगर मैं 28 को 30 कर लूँ, है ना, और 22 को 20 कर लूँ, 9 को अगर मैं 10 कर लूँ। एक बात यहाँ पे ध्यान देना, 28 को मैंने 2 कम किया है, लेकिन यहाँ पे 2 बढ़ाया है। 28 को मैंने 2 बढ़ाया है, लेकिन यहाँ पे मैंने 3 कम किया है। इसका मतलब जो भी मेरा जो आएगा ना वो थोड़ा कम आएगा। कम आने का मतलब क्या है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। पहले आप यहाँ पे इन सब की मल्टीप्लाई करो, 3 2 6, 600, और 600 की 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 6000। 6000 से ये कितने बार में जाएगा, 6000 से जाएगा ये, देखो एक बार में तो चल जाएगा, 6000 आ जाएगा। फिर कितना बचेगा, 4882, 42, कितने बार में जाएगा, लगभग 6 से 8 बार में जाएगा। 6000 से 8 बार में ही चला जाएगा। भाई 6000 का 8 बार में चल जाएगा ना, 0.8। अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लगाऊंगा तो ये इतना हो जाएगा ना, 48,000, इसलिए मैंने 1.8 लिखा है। तो यहाँ पे 1.8, लेकिन एक बात आप यहाँ पे समझो, ये 1.8 आएगा नहीं, 1.8 से कम आएगा, क्योंकि ये 28 का मैंने 30 बना दिया, 22 का मैंने 20 बनाया है, और 9 का मैंने 10 बनाया है। यहाँ पे ये देखो ना, मैंने जब अप्रोक्स में मैंने यहाँ पे जब किया, 28 का मैंने 30 बढ़ाया, मतलब केवल 2 ही तो बढ़ाया है, लेकिन यहाँ पे तो मैंने 2 और यहाँ पे 1, 3 मैंने कम किया है, और 2 मैंने केवल बढ़ाया है। मैंने 3 कम कर दिया है, 3 कम कर दिया। इसका मतलब यहाँ पे जो मल्टीप्लाई होके आएगा ना, इन तीनों का मल्टीप्लाई जो यहाँ पे 6000 से है, वो 6000 से ज़्यादा आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे कम किया है, 3 मैंने कम किया है। कम करने का मतलब समझ रहे हो, जो मैंने मल्टीप्लाई किया है, जो 6000 आया है ना, वो एक्चुअली में कम है रियल नंबर से। तो यहाँ पे जो वैल्यू आनी चाहिए वो 6000 से ज़्यादा आनी चाहिए। तो जब मैं इसको 6000 से ज़्यादा से डिवाइड करूँगा तो 1.8 से कम आएगी वैल्यू। वो 1.8 से कम कितनी आ सकती है,
देखो यहाँ पे अगर मैंने एक वैल्यू यहाँ पे 1 यूनिट बढ़ाया तो लगभग वो 1.6 हो सकती है, 0.2 का ही मैं डिफरेंस लेता हूँ, 1.6। इसका मतलब यहाँ पे 1.8 नहीं होगा, 1.6। थोड़ा बहुत आपको कम सोचना पड़ेगा, ठीक है। ये क्या होती है, ये बेसिक स्किल्स होती है जो टॉपर को टॉपर बनाती हैं, है ना। होता वो हमारी तरह है, लेकिन दिखता है केवल, अंदर उसके दिमाग में ये सारी चीज़ें भरी रहती हैं। एक बेसिक स्किल, इसे ही बोलते हैं स्मार्ट वर्क। अब एन की वैल्यू मुझे फाइंड करना है। ऊपर तो अब कुछ नहीं बचा, 1 बचा, सब कुछ कट पिट गया। तो यहाँ पे 25 गुना 25 625, 625 और यहाँ पे 6250 हो जाएगा। अब मुझे इसकी मल्टीप्लाई करनी है 1.6 से। देखो ये आप इसको ऐसे समझ जाओ, ये 1 + 0.6 है। अगर मैं इसकी एक बार मल्टीप्लाई करूँ 6250, और अगर मुझे इसकी बार 6 से मल्टीप्लाई करनी है, 6 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होता है भाई, ये कुछ और तो नहीं है, ये 6/10 ही है। इसका मतलब ये है क्या, 3/5 है, या फिर 3/10 ही आप समझो। 10 से ये 0 कट गया। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, कितना जाएगा, 6 3 जा 18 और 25 दिया 75, नहीं, जब यहाँ पे फिर तो 6 बचेगा ना, 6 6 जा 36 और 25 सिक्का 150, इसका मतलब 3750, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैं 3 थोड़ा ना लूँगा, 3 तो जब लूँगा ना जब यहाँ पे 5, मैंने तो यहाँ पे 10 ही लिया, तो यहाँ पे 6 रहेगा। तो जब मैं इनको प्लस कर दूंगा तो अपना एन की वैल्यू आ जाएगी। तो कितना आएगा, 639 750 और 250, 10,000। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जब आप इसको प्लस करोगे तो 10,000 आएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये सवाल भी। यहाँ पे थोड़ा सा हमने कैलकुलेशन स्किल यहाँ पे यूज़ की है। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज बाई 20% एवरी ईयर if the difference between the price at the end of third year and the fourth year is 259.20, then 40% of the price at the end of second year। देखो ये सवाल आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि इससे बिल्कुल मिलता जुलता सेम क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे एक करवाया है, दिखा भी देता हूँ। वो कौन सा क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन अपना यहीं कहीं था। हाँ ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है ना, स्टार्टिंग में मैंने करवा दिया है। और जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो भी इससे बिल्कुल ही रिलेटेड है। थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में डिफरेंस दे रखा है उसके बराबर, फिर मुझे एंड ऑफ द सेकंड ईयर में मुझे फाइंड करना है। वहाँ पे एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर पूछ रखा था, यहाँ पे एंड ऑफ द सेकंड ईयर पूछ रखा है। तो इसका सवाल, इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट में बताना है। मैं कमेंट चेक करता हूँ, इवन चेक करके क्वेश्चन आंसर निकाल के आपको कमेंट में बताना है। अब देखो अगले सवाल क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17। द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 80%। अ पर्सन वॉन्ट्स टू इंक्रीज इज एक्सपेंडिचर बाई 12% ओनली, बाई वॉट परसेंट करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस शुड ही डिक्रीज इज कंजम्पशन। वैसे ही सवाल है, जब भी आपको कंजम्पशन में चेंज निकालना है तो आप प्राइस और एक्सपेंडिचर का चेंज निकाल दो, रेशो निकाल दो। प्राइस में 80% बढ़ा है, इसका मतलब पहले अगर प्राइस 100 रहा होगा तो 80 बढ़ के 180% हो जाएगा, ठीक है। और एक्सपेंडिचर में 12% से बढ़ा है, इसका मतलब पहले अगर उसका प्राइस जो है एक्सपेंडिचर अगर 100 रहा होगा तो अब वो बढ़ के 112 होगा, ठीक है। अब इन्हीं में मुझे चेंज निकालना है। अब कितना चेंज आएगा यहाँ पे, अब ये इससे कितना कम है बताओ, बहुत ही ज़्यादा कम हो जा रहा है ये तो। हालांकि कितना कम है ये बताओ, 12 कम, 112, ये कितना कम है, ये अपना कम है 68 कम है, और यहाँ पे 180 आ जाएगा। अब मुझे इसी को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन परसेंटेज में, तो 100 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, 0 से 0 तो कट जाएगा, 2 9 जा 2 5 जा 9 से कितने बार में जाएगा। देखो अगर मैं 9 से इसकी मल्टीप्लाई करूँ तो लगभग यहाँ पे कुछ हम गलती कर रहे हैं। देखो सबसे पहले आप समझो, यहाँ पे कहीं डाटा तो गलत नहीं दे रखा, डाटा गलत दे रखा है। यहाँ पे 8% होगा, ठीक है, 80% नहीं होगा। जो प्राइस है वो शुगर का इंक्रीज़ किया गया है 8%। मुझे प्राइस रेशो एक्सपेंडिचर जब मैं निकालूंगा तो मुझे कंजम्पशन में चेंज मिल जाएगा। अब जो प्राइस है वो 8% से बढ़ाया गया है, इसका मतलब पहले अगर प्राइस 100 रहा होगा तो अब वो 108 हो जाएगा। और एक्सपेंडिचर अपना कितना बढ़ाया गया है, 12% से। तो 12% से जब अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाया गया तो यहाँ पे 112 हो जाएगा। अब मुझे इसमें चेंज निकालना है, तो कितना चेंज आया अपना, प्लस का 4 हुआ है, ठीक है। यहाँ पे फिर से गड़बड़ हो रही है। अ पर्सन वॉन्ट्स टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर बाई 12% ओनली। देखो ऐसे ही करते हैं, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस गुना कंजम्पशन होती है, प्राइस और मुझे कंजम्पशन में चेंज निकालना है, इसका मतलब एक्सपेंडिचर अपना प्राइस है ना। अब एक्सपेंडिचर में कितना, 100 से अपना 12 हो गया, 112 हो जाएगा, और ये 108 हो गया, है ना। यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ी है ना।
यहाँ पे इस सवाल की डाटा में या तो कुछ गड़बड़ है। क्या हो सकता है यहाँ पे? 12% से यहाँ पे इसको बढ़ाया गया है एक्सपेंडिचर को। चलो इसको मैं देखता हूँ आगे, ठीक है। अपना सवाल में कुछ डाटा में गलती हो सकती है ना, क्योंकि यहाँ पे भाई ऐसे ही होगा। एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस गुना कंजम्पशन। प्राइस में कितना चेंज दे रखा है अपना, 108 से बढ़ाया गया। इसका पहले प्राइस 100 रहा होगा तो अब वो 108 हो जाएगा। भाई कंजम्पशन में चेंज निकालने के लिए मैं एक्सपेंडिचर को प्राइस से डिवाइड कर दूंगा। अब एक्सपेंडिचर कितना है अपना, 100 से 112 हो गया, और प्राइस में कितना चेंज आया, 100 से 108 हो गया। जो ये तो कट जाएगा, 108 रेसो 112 हो जाएगा। कितना चेंज आया अपना, 4 बढ़ा है, 108 आ जाएगा। यहाँ पे परसेंटेज में कन्वर्ट करने दोनों तरफ कर दूंगा इससे। अब किससे जा रहा है ये बताओ। अगर मैं, ये 400 है, लगभग 400 है, अगर मैं इसको 108 से डिवाइड करूँ तो देखो 4 तक ही वैल्यू रह रही है, लेकिन यहाँ पे आंसर में 5 तक दे रखी है। यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और वही गड़बड़ तो हमें यहाँ पे ढूंढनी है ना। खैर इस क्वेश्चन को देखते हैं, आगे देखते हैं। क्वेश्चन के डाटा में एरर है। इस वाले क्वेश्चन को देखो। इन एन इंजीनियरिंग institution a student grade is assessed based on internal test 30%, assignment 30%, and external exam 40%. If a student score 90% in internal test, 95% in assignment, and 75% in external exam, then the overall grade of the student is। देखो यहाँ पे क्या बोला कि एक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर इसके स्टूडेंट को ग्रेड दिए जा रहे हैं। अगर टोटल 100 मार्क्स है ना, तो उसमें से इंटरनल टेस्ट में उसका वेटेज 30% है, असाइनमेंट में उसका वेटेज 30% है, और एक्सटर्नल एग्जाम में 30% है। इंटरनल में, असाइनमेंट में और एक्सटर्नल में ये सब अपने वेटेज डिवाइडेड है किस तरीके से, 30% अपना वेटेज इंटरनल पे है, 30% अपना असाइनमेंट पे और 40% अपना एक्सटर्नल पे है। अब जो स्टूडेंट है वो स्कोर करता है 90% इंटरनल में, 90% इंटरनल में स्कोर करता है, 95% असाइनमेंट में स्कोर करता है, और 75% वो एक्सटर्नल में स्कोर करता है। तो मुझे ओवरऑल ग्रेड फाइंड करना है। वेटेज एवरेज से हो सकता है, ओवरऑल फाइंड करना है तो रेशो ले लूँगा और फिर इनकी इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, सम को रेशो के सम से डिवाइड कर दूंगा। 9 है 270, ठीक है। 95 की इससे मल्टीप्लाई करूँ तो 285। कैसे 285 कैसे, तुरंत कैसे मैंने फाइंड किया, देखो 90 थी या 270 हो जाता। 5 से और 5 थी या 15, 15 और प्लस कर दो 285 हो जाएगा। अब 75 की अगर मुझे 4 से मल्टीप्लाई करनी है, देखो अगर मैं 75 की 2 से मल्टीप्लाई करता तो 150 आएगा। अब 150 की एक बार और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 4 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो यहाँ पे 300 आ जाएगा। अब इसको प्लस कर दो, ये कितना हो जाएगा अपना, 4 3 7 8 7 15, तो 85.5 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 3 3 6 और 6 4 10 से जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो 85.5। कैसे, देखो जब आप इसको पूरा प्लस करोगे ना तो 855 आएगा कि नहीं, क्योंकि ये 270 और 285 मतलब 400, और ये 555 हो गया, 555 हो गया, और 555 और 300 855, 855 3 3 6 4 10, 10 से जब मैं इसको डिवाइड करूँगा 85.5, तो 85.5% अपना। जिस तरीके से मैंने यहाँ पे किया ना, पूरा सॉल्व करके फिर 85.5% आपको नहीं लाना। सवाल को देखते ही जब मैंने इसको प्लस किया मेरे दिमाग में आ गया हाँ 85.5% आएगा, है ना। एक नज़र आपको सवाल ऑप्शन पे भी रखनी है, एक नज़र यहाँ पर भी रखनी है, क्योंकि ये तो मैंने पहले ही काउंट कर लिया 3 3 6 4 10, इसका मतलब जो भी यहाँ पे आएगा 1 पॉइंट लग जाएगा बस। तो 85.5%, ये नहीं कि आपको पूरा सॉल्व करना है फिर उसका डाटा निकाल के फिर ऑप्शन आंसर निकाल के फिर ऑप्शन पे टिक करना है। जो एग्जामिनर है वो आपका सॉल्यूशन नहीं चेक करेगा, उसको केवल आपके ऑप्शन क्या टिक किया उससे मतलब है। इवन एग्जामिनर तो चेक भी नहीं करेगा, ये एआई चेक करेगा, कंप्यूटर चेक करेगा अपने आप। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज़ 45, आउट ऑफ विच 33:1/3% are boys and rest are girls. The average score of girls in science is 66:2/3% more than that of boys. If the average score of all the student is 78, then the average score of the girls। देखो ऐसा ही सवाल मैंने एक करवाया था जिसमें जो एवरेज स्कोर दे रखा है 58 दे रखा था, है ना। हाँ यही वाला तो सवाल है, यही वाला बिल्कुल इसी तरीके से सेम सवाल है, बस यहाँ पे एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट ए पूछ रखा है, वहाँ पे गर्ल्स का पूछ रखा है शायद, है ना। यहाँ पे देखो एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स, हालांकि करते हैं इस वाले सवाल को भी। देखो यहाँ पे 45 अपने टोटल बच्चे हैं जिसमें से 1/3 33:1/3% मतलब 1/3% अपने बॉयज़ हैं।
भाई मैं जब मैं 45 का 1/3 निकालूंगा तो 15 आएगा। इसका मतलब बॉयज़ और गर्ल्स में क्या रेशो है, बॉयज़ अपने 15 हो जाएंगे, बाकी के बच्चे 30 अपनी गर्ल्स हो जाएंगे, क्योंकि टोटल अपने 45 है ना, तो इन दोनों का रेशो कितना है, 1:2 आया। ठीक है, रेशो भी डायरेक्ट मैंने निकाल लिया। अब यहाँ पे क्या बोल रखा है, जो एवरेज स्कोर है गर्ल्स का साइंस में 16:2/3%। 16:2/3% मतलब 2/3, क्योंकि 1/3 अपना होता है 33:1/3%। जब मैं इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों तरफ, तो ये 66:2/3% हो जाएगा। इसका मतलब 2/3। तो 2/3 जो एवरेज स्कोर है गर्ल्स के साइंस में, वो ज़्यादा है बॉयज़ से। इसका मतलब अगर बॉयज़ के 3x मार्क्स आते हैं ना साइंस में, तो गर्ल्स के उससे 2 ज़्यादा आते हैं, 5x आते हैं। लेकिन एवरेज स्कोर ऑल द स्टूडेंट्स का कितना आता है, 78 आता है। तो ये वेटेड एवरेज का टोटल डाटा अपना दे रखा है। वेटेड एवरेज निकाल सकता हूँ, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो, दोनों के सम के दोनों रेशो के सम से डिवाइड कर दो। भाई 3x की इससे मल्टीप्लाई करोगे 3x, और 5x की इससे मल्टीप्लाई करोगे 10x, और दोनों को मैं इन दोनों का रेशो कितना है, 2। 2 और यहाँ पे +1, 3 से डिवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे जो अपना ओवरऑल दे कितना दे रखा है, 78 अपना एवरेज दे रखा है यहाँ पे, है ना, ओवरऑल। तो 10x + 3x कितना हो जाएगा अपना 13x। 13 से ये चल जाएगा अपना 6 बार में, तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, जब ये 3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 18 आ जाएगा। अब मुझे फाइंड करना है एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स। गर्ल्स का एवरेज स्कोर कितना था, 5x। इसका मतलब 18 5 जा 90। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90। अब वहीं पे अगर आपसे बॉयज़ का पूछे कि बॉयज़ का एवरेज स्कोर कितना था, बॉयज़ का एवरेज स्कोर 3x था, तो यहाँ से अगर आप 3x की वैल्यू निकालोगे तो 54 आ जाएगा। 18 3 54, क्योंकि x की वैल्यू 18 आ गई ना, तो 18 3 54, तो 54 अपने बॉयज़ का एवरेज स्कोर आ गया। यहाँ पे गर्ल्स का पूछ रखा है, तो 90 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये सवाल। अगला सवाल है अपना, A student has 5 sections that have 25, 30, 40, 45 and 60 students respectively. The pass percentage of these sections are 20%, 30, 35, 40 and 100% respectively. The pass percent of the entire class. बहुत ही ईजी है, वेटेड एवरेज से हो सकता है, आई होप कर लोगे। पिछले वाले सवाल की तरह ही है बिल्कुल, ठीक है। और इससे पहले भी शायद एक सवाल इससे रिलेटेड ही मैं करवा चुका हूँ, जो अपना वो इंटरनल वाला था ना, कौन सा, कहाँ गया वो, जो इंटरनल थ्योरी और असाइनमेंट वाला था, उससे रिलेटेड ही है। जिस तरीके से हमने उसको सॉल्व किया ना, जैसे ये वाला है ना, देखो यहाँ पे 30% यहाँ पे, 30% यहाँ पे, 40%, और उसी तरीके से यहाँ पे रिस्पेक्टिवली 90%, 95%, 70, मतलब जिस तरीके से हमने यहाँ पे निकाला गया है, उसी तरीके से आपको 20 वाले क्वेश्चन में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको होमवर्क है, इसको भी आपको करना है। अगला अपना 21वां सवाल मैं करवाऊंगा। अ सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम स्कूल एक्स अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन एंड 30% स्टूडेंट फेल्ड। ठीक है, एक्स में जो 30% फेल हो जाते हैं, 150% मोर स्टूडेंट्स देन दोज फ्रॉम एक्स अपीयर्ड फ्रॉम वाई। मतलब दो स्कूल हैं एक्स और वाई, अगर x में से 100% बच्चे अपीयर करते हैं ना, तो y में 150% ज़्यादा, 150% मोर स्टूडेंट्स देन दोज फ्रॉम स्कूल x, है ना, x से 150% ज़्यादा, इसका मतलब 250% अपने y से अपीयर करते हैं। अब यहाँ पे बोल रखा है x में से जो अ सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम स्कूल x अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन, उसमें से 30% फेल हो जाते हैं। x में से अपने 30% कितने हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। और यहाँ पे क्या बोल रखा है, इफ़ 80% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स फ्रॉम x एंड y पास्ड, देन व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड। मुझे फेल्ड का बताना है y में से। देखो अगर x में से 30% फेल होते हैं, और यहाँ पे ओवरऑल दे रखा है 80% ओवरऑल जो टोटल स्टूडेंट्स x और y में से पास होते हैं, लेकिन मुझे तो फेल का बताना है ना। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे फेल का ही डायरेक्ट हिट करता हूँ, अगर देखो टोटल 80% बालक पास हैं, तो 20% बालक अपने फेल होंगे, तो टोटल यहाँ पे 20% फेल हो जाएगा। क्योंकि मुझे यहाँ पे y में बताना है फेल, इसलिए मैंने यहाँ पे 20% फेल निकाला। 80% अपना पास दे रखा है, तो वहाँ से मुझे फेल पता चल गया। ओवरऑल 20% बालक फेल है, यहाँ पे x दे रखा है 30% फेल है, मुझे यहाँ पे y का निकालना है। इसका मतलब कुल मिला के यहाँ पे ये निकालना है ना, y कितने परसेंट बालक फेल होंगे, कि ओवरऑल मेरे 20% बालक फेल होंगे। अब देखो कैसे निकालते हैं।
ये भी अपना अच्छा, ये वाला इस वाले टाइप पे अभी तक सवाल नहीं हुआ, तो ये भी एक टाइप आ गया। अब देखो 20% यहाँ पे ओवरऑल आया है। 20% का मतलब क्या है, यहाँ पर भी 20% होना चाहिए फेल, यहाँ पर भी 20% फेल होना चाहिए, तभी तो यहाँ पे ओवरऑल 20% फेल हुआ होगा। तो यहाँ पे तो 30% दे रखा है, लेकिन यहाँ पे नहीं दे रखा, तो यहाँ पे मैं अपनी मर्जी से 20% यहाँ पे मान लूँगा कि यहाँ पे 20% ही फेल हुए होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ तो 30% है, 10% ज़्यादा है। देखो इन दोनों का रेशो ले लो, हमेशा रेशो ले लेते हैं, और 10/25 आ गया। आप चाहो तो और भी ले सकते हो, लेकिन यही रह देते हैं। अब यहाँ पे देखो 20% है, यहाँ पे तो 10% ज़्यादा है ना। अगर यहाँ पर भी 20% होना चाहिए, यहाँ पर भी 20% होना चाहिए, तभी तो अपना ओवरऑल 20% बढ़ेगा, 20% ओवरऑल आएगा। लेकिन यहाँ पे 30% है, 10% ज़्यादा है। 10% किसका, 10 का, तो उसको मैं माइनस कर दूंगा यहाँ पे, क्योंकि बैलेंस बनाने के लिए यहाँ पे 30 है, जब यहाँ पे एक्स्ट्रा बढ़ा दिया तो उतना मुझे यहाँ पे कम करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे मैं 10% और किसका, 10 का माइनस कर दूंगा, और यहाँ पे डिवाइड किससे कर दूंगा, 25 से, क्योंकि मैं 25 वाले में फाइंड कर रहा हूँ, वाई वाले में, तो मैं वाई वाले से 25 से डिवाइड कर दूंगा। तो 25 चौका 100, तो 20% में से मैं 4% माइनस कर दूंगा, 16%। इसका मतलब 16% अपने वाई में से फेल हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल भी बिल्कुल वैसे ही आ गया, ठीक है। हालांकि इसको एक बार करके देखते हैं, इसका डाटा तो कहीं गलत नहीं दे रखा। प्राइस और एक्सपेंडिचर में मुझे रेशो निकाल देना है। प्राइस अपना 20% बढ़ाया तो 120 हो जाएगा, और एक्सपेंडिचर अपना 8% बढ़ाया तो 108 हो जाएगा। कितना कम है अपना, 12 कम है, 120, 10% से अपना यहाँ पे डिक्रीज किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाई यहाँ पे कितना कम किया है, 12% कम किया गया ना, 12% नहीं 12 कम किया गया है, तो 1/10 आ जाएगा, 1/10 मतलब 10% कम किया गया, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है अपना, द प्राइस ऑफ सुगर इज इंक्रीज बाई 17%, अ पर्सन वॉन्ट्स टू इंक्रीज इज एक्सपेंडिचर बाई 7% ओनली, बाई वॉट परसेंट करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस शुड ही रिड्यूस इज कंजम्पशन। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, दैट्स वाई इस पे इतने सारे सवाल आए हैं। अब प्राइस रेशो एक्सपेंडिचर निकाल दूंगा तो मुझे कंजम्पशन में चेंज निकल जाएगा। प्राइस में कितना चेंज आया है, 17% इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब पहले अगर 100% प्राइस आएगा तो 17% बढ़ गया, वो 117% हो जाएगा। एक्सपेंडिचर में कितना परसेंट बढ़ाया गया है, 7%। 7% बढ़ाने का मतलब पहले अगर वो 100% रहा होगा तो वो 107% हो जाएगा। अब ये कितना कम हुआ है, 10 कम हुआ है, और 117। मुझे इसको परसेंटेज में फाइंड करना है, तो मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब ये कितने बार में जाएगा, ये लगभग 1000 हो जाएगा। 1000 को अगर मैं 117 से डिवाइड करूँगा, देखो 9 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 17 निम्न भाई, अगर इसकी 9 से मल्टीप्लाई करूँ तो, अगर मैं 100 की 9 से मल्टीप्लाई करूँ तो 900 आ जाएगा, 17 निम्न 153, तो 1000 से तो ज़्यादा ही पहुँच जाएगा, 8 तक ही अपनी वैल्यू रहेगी। और अगर मैं इसकी 8 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना जाएगा, 800 और 17 अट्ठे कितना होता है अपना, 136। तो 800 और प्लस में 136, 936, है ना। तो 800 से थोड़ा सा ज़्यादा ही आएगा, 8 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, क्योंकि 17 अट्ठे 936 आ रहा है। फिर यहाँ पे कितना आएगा अपना, लगभग यहाँ पे 64 बच जा रहा है। अगर जब मैं यहाँ पे पॉइंट लगाऊँ तो 6 बार में आएगा, ठीक है। और ये फिर इससे कितने बार में जाएगा, लगभग देखो 5 बार में जाएगा, क्योंकि 6 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 17 छिक्का 102 होता है, तो ज़्यादा हो जाएगा, 702 हो जाएगा यहाँ पे। और 5 बार में कितना आएगा यहाँ पे, 500, और 17 पंजे 85, तो 585, तो लगभग 8.5%। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये भी। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, इन एन एग्जामिनेशन इट इज़ रिक्वायर्ड टू गेट मिनिमम ऑफ 340 मार्क्स इन एग्रीगेट टू पास। ठीक है, एक एग्जामिनेशन है जहाँ पे मिनिमम मार्क्स मुझे 340 चाहिए पास होने के लिए, लेकिन एक स्टूडेंट है जो कि 244 मार्क्स ही आते हैं उसके, और उसको फेल करार कर दिया जाता है 12% से टोटल मार्क्स। देन व्हाट आर द मैक्सिमम एग्रीगेट मार्क्स अ स्टूडेंट कैन गेट। देखो 340 मार्क्स का टोटल, अगर मैं 340 लेकर आता हूँ तो मैं पास होऊंगा, लेकिन एक स्टूडेंट है वो 244 ही मार्क्स लेकर आया है, तो वो 12% से फेल हो गया है। कितना परसेंट, कितना कम लेकर आया है ये बताओ। देखो यहाँ पे अगर मैं कितना प्लस करूँगा, 6 प्लस करूँगा, और 56 56 और 40, मतलब 96 वो कम लेकर आया है। और 96 वो कम लेकर आया है, लेकिन वो फेल कितने से हुआ है, 12% से। इसका मतलब 12% की वैल्यू है, और मुझे फाइंड करना है व्हाट आर द मैक्सिमम एग्रीगेट मार्क्स आर स्टूडेंट कैन। भाई मैक्सिमम मार्क्स तो वो 100% लेकर आ सकता है ना, तो मुझे 100% की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो ये 8 गुना है, 1% की वैल्यू अगर 8 है तो 100% की वैल्यू 800 हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये सवाल। अगला सवाल अपना क्या कह रहा है,
ये देखो इसी सवाल की तरह है, इससे पहले हमने एक सवाल किया था ना, इस तरीके की सवाल 21वें सवाल की तरह था। हालांकि मैं करवा देता हूँ, क्योंकि मैंने 2 सवाल होमवर्क में दिया और उसका जवाब आपको बताना भी है। A certain number of students from school X appeared in an examination and 20% students failed from school Y. 130% more students than those from school X appeared from school Y. मतलब दो स्कूल हैं, अगर X एंड Y है, अगर X में 100% बच्चे अपीयर करते हैं तो Y में उससे 130% मोर स्टूडेंट्स देन दोज फ्रॉम स्कूल X, मतलब स्कूल X से 130% ज़्यादा स्टूडेंट अपीयर करेंगे स्कूल Y से। तो इससे 130% ज़्यादा मतलब 230% हो गए। तो X से अगर 100% बच्चे अपीयर करते हैं तो Y से 230% अपीयर करेंगे। फिर क्या बोल रखा है, इफ़, और यहाँ पे ये भी एक डाटा तो दे रखा है, 20% जो बच्चे हैं X से वो फेल हो जाते हैं, 20% X से फेल हो जाते हैं। जो जो डाटा दे रखा है यहाँ पे तुरंत लिखते जाओ। इफ़ 90% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स फ्रॉम बोथ द स्कूल पास, देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम स्कूल वाई फेल्ड। देखो अगर 90% बच्चे पास हुए हैं तो 10% फेल हुए होंगे, ओवरऑल 10% फेल हुए होंगे। मैं यहाँ पे क्यों 10% फेल लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये बताना है स्कूल वाई से कितने फेल हुए हैं। इसका मतलब मुझे यहाँ पे बताना है वाई से कितने फेल हुए होंगे, कि मेरा ओवरऑल 10% ही बालक फेल हुए हैं। रेशो ले लो यहाँ पे, परसेंट तो ऐसे कट जाएगा। अब यहाँ पे 10% फेल का मतलब क्या है, यहाँ पर भी 10% फेल हुए होंगे, यहाँ पर भी 10% फेल हुए होंगे, तभी तो मेरा ओवरऑल 10% आता है। लेकिन यहाँ पे 20% दे रखा है, 10% ज़्यादा दे रखा है, तो मैं यहाँ पे माइनस करूँगा। तो यहाँ पे तो देखो 10% मैंने लेट कर लिया कि यहाँ पे 10% बच्चे फेल हुए होंगे, लेकिन यहाँ पे 20% बच्चे फेल हुए हैं। तो जितने यहाँ पे ज़्यादा हुए हैं उतना मैं यहाँ पे माइनस कर दूंगा ना, तभी तो बैलेंस होगा, तभी तो यहाँ पे दोनों तरफ 10% का एवरेज आएगा। तो यहाँ पे 10% ज़्यादा फेल हुए हैं, 10% किसका, 10 का, तो 10 × 10, और यहाँ पे ये 23 से मैं डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि वाई वाले में निकाल रहा हूँ, वाई वाले इस सेक्शन में। तो 23 से इसको जब मैं डिवाइड करूँगा कितने बार में जाएगा, देखो 23 चौका 92 होता है। फिर 8 बच गया, जब मैं 8 बच गया पॉइंट लगाऊंगा तो 80 हो जाएगा। तो 23 दिया कितना होता है, 69, तो लगभग 4.3 आ जाएगा यहाँ पे, 4.3 समथिंग। तो 10 में से जब मैं 4.3 समथिंग माइनस करूँगा तो 5.7 के आसपास आएगा। इसका मतलब 5.7% जो बच्चे हैं वाई से फेल होंगे, तभी मेरा ओवरऑल जो बच्चे 10% फेल होंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। तो इसी के साथ ये अपना 25वां क्वेश्चन था, जो कि आज के इस वीडियो का, आज इस सेट का, सेट अपना 4 है, इसका आखिरी सवाल था। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। जहाँ पर भी नहीं समझ में आया आप कमेंट में बॉक्स में एक बार बता सकते हैं, मैं एक बार और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा अगले वीडियो में। और कमेंट में ज़रूर बताएं आपने कितने क्वेश्चन 25 में से सही किए बिना सॉल्यूशन देखे, है ना। तो इसका इंतज़ार रहेगा कमेंट में। तो आई होप आपको सारे सवाल समझ में आए होंगे। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए एक बार और इसकी प्रैक्टिस करने के लिए, तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, अब वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए कंसेप्ट के साथ, कुछ और नए टॉपिक के साथ, कुछ और नए चैप्टर्स के साथ। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को एकदम मजबूती से रखिए। केवल 6 महीने की जर्नी है, उसके बाद ज़िंदगी इतनी मतलब जीने में मज़ा आता है ना, मत पूछो। लेकिन उसके लिए सफल होना चाहिए, पैसे होने चाहिए जेब में, तभी, वरना जो धरती पे जो जीवन है वो नर्क से कम नहीं है, लेकिन पैसे है तो वही स्वर्ग में कन्वर्ट हो सकता है। तो आई होप समझ में आया होगा आपको मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अपना ध्यान रखिए और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए बिना कंसिस्टेंसी तोड़े।